अकबर और प्रताप के बीच का संघर्ष, जिसने हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई को जन्म दिया, को अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है, इन नीतियों में मुगल साम्राज्य का विस्तार और संधारण शामिल था और अच्छे शासन के माध्यम से आंतरिक स्थिरता बनाए रखना था। जब उन्होंने राजपूत राज्यों को साम्राज्य के साथ गठबंधन और निष्ठा या उनकी सेनाओं की शक्ति का सामना करने का विकल्प दिया, तो अकबर एक ऐसी नीति का पालन कर रहे थे जो विश्व भर में और सदियों से उपयोग की गई थी। दुश्मनों, निकट दुश्मनों या संभावित दुश्मनों को मित्र के रूप में स्वीकार करना और फिर उन्हें भविष्य के अभियानों के लिए कुशल योद्धाओं और सहयोगियों के रूप में उपयोग करना, ताकि राज्य की सीमाओं का विस्तार किया जा सके। कुछ विद्वानों ने यह भी संकेत किया है कि अकबर ने मुस्लिम राज्यों जैसे मालवा, गुजरात और बंगाल को समाहित किया, लेकिन हिंदू राजपूत राज्यों के प्रति एक अलग नीति अपनाई। इसका कारण यह बताया जाता है कि राजपूतों की मजबूत कबीला कुटुंब संगठन और उनकी राजनीति की प्रकृति के कारण भले ही एक राजपूत राज्य का शासक नष्ट हो जाए, शाखा या कबीला आवश्यक रूप से नष्ट नहीं होता। इसके बजाय वे भविष्य में एक संभावित खतरे के रूप में पुनर्गठित हो जाते। इसलिए उन्होंने राजपूत राज्यों के साथ विवाह और उनके नोबल्स और रिश्तेदारों को सम्मान और जागीर देने के माध्यम से संबंध बनाना आवश्यक समझा। इसके विपरीत उस समय अधिकांश मुस्लिम शासित राज्यों में शासक वंश के पतन के साथ ही किसी भी मजबूत उत्तराधिकारी के लिए एक नई शुरुआत हो जाती थी, चाहे वह मौजूदा प्रणाली के भीतर से हो या बाहर से। किसी भी स्थिति में मुगल प्रभुत्व को स्वीकार करने से छोटे राज्यों को एक दूसरे के राज्यों में खुली व्यक्तिगत अनधिकृत भौगोलिक विस्तार से रोका गया, जो पहले सामान्य था, क्योंकि अब ऐसे कदम साम्राज्य के दंड और निर्णय के अधीन हो गए थे। इस प्रकार अकबर के राजपूत नीति की शुरुआत के आसपास विभिन्न राजपूत राज्यों के अस्तित्व और सीमाओं में एक सापेक्ष राजनीतिक स्थिरता या स्थायित्व बना, जो भविष्य की सदियों में भी जारी रहेगा। स्थिति में थोड़ी परिवर्तन 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जब मुगल साम्राज्य का पतन तेज हुआ। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ राज्यों ने फिर से एक दूसरे के खिलाफ छिटपुट अभियान किए, जब तक कि 19वीं सदी की दूसरी दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों ने इसे रोक नहीं दिया। राजस्थान के विभिन्न राज्यों और प्रमुखों ने मुगल श्रेष्ठता को स्वीकार किया। इसका मतलब था कि सम्राट के पास सक्सेसिव राजपूत शासकों की राजतिलक टीका प्रदान करने में निर्णायक भूमिका थी। इसलिए जबकि पहले उत्तराधिकार आमतौर पर कबीला और दरबारियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता था, अकबर और उनके उत्तराधिकारियों ने कभी कभी उन लोगों की उत्तराधिकार को मान्यता दी जिनके पास उनके पारंपरिक स्थानीय दरबारों और कबीले का असीम समर्थन नहीं था। यह राजपूत शासकों और उनके कबीले के बीच के मौजूदा संबंध को कुछ हद तक चुनौती और कमजोर करता था। हालांकि अकबर ने विभिन्न राजपूत राज्यों में नए शासकों की उत्तराधिकार को देने या स्वीकृत करने का अधिकार स्वीकार किया, उन्होंने पारंपरिक कबीला आधारित संरचना में खुली हस्तक्षेप नहीं की और उनके उत्तराधिकारियों ने भी ऐसा नहीं किया। इन राज्यों में कबीला निर्भर राजनीति की प्रकृति को देखते हुए, जिसमें जागीरधारी रिश्तेदार अपने शासक के सैन्य अभियानों में अपनी स्थानीय रूप से संगठित और बनाए गए बलों जमीयत के साथ शामिल होते थे, यह अकबर और उनके उत्तराधिकारियों के लिए लाभकारी था कि राजपूत शासक सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते रहें, अपने कबीले, रिश्तेदारों, जागीरधारियों और सैनिकों के साथ। अकबर ने साम्राज्य की सेवा में लगे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए मनसब की संस्था का उपयोग किया। मनसबदारी प्रणाली के तहत एक मनसब, जिसका मतलब रैंक, कार्यालय या सम्मान होना होता था, एक उच्च पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता था और मनसब का धारक साम्राज्य की सेवा में, चाहे वह सैन्य हो या प्रशासनिक, सेवा देने की अपेक्षा रखता था। ये मनसब 33 श्रेणियों में विभाजित थे और 10 से लेकर 10,000 तक के मनसबों की रेंज में थे। अंतिम मनसब केवल सम्राट के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित था।
कुछ मनसबदारों को साम्राज्य के खजाने से नकद भुगतान किया जाता था। अधिकतर को भूमि या जागीर दी जाती थी। हर मनसबदार को भूमि आवंटित की जाती थी, जिसका राजस्व वह अपनी स्वयं की अधिकारियों के माध्यम से एकत्र करता था। वे जागीर, जिन्हें वेतन के बदले में दिया जाता था, तनख्वाह जागीर कहलाती थीं। एक राजपूत सरदार को एक जागीर में उसकी वंशानुगत क्षेत्र, वतन जागीर के मूल्य की राशि शामिल होती थी। यदि यह उसकी मनसब रैंक के लिए अपर्याप्त होती थी, तो उसे सम्राट के साम्राज्य के किसी अन्य हिस्से में अतिरिक्त जागीरें प्रदान की जाती थीं। जैसे जैसे किसी शासक को उच्च मनसब मिलते थे, उसके साम्राज्य के राजस्व में उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाती थी, जिससे वफादारी की अपेक्षा विद्रोह अधिक लाभकारी हो जाता था। इस मनसब प्रणाली के प्रत्येक दर्जे या रैंक को मनसब धारक द्वारा सहेजे गए घुड़सवारों की संख्या और युद्ध में लाने वाली सेना की आकार से चिह्नित किया गया था। धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्रांडिंग और वर्णनात्मक रोल पेश किए गए थे। तकनीकी रूप से मनसबदारों की संपत्ति उनकी मृत्यु के बाद राज्य को हस्तांतरित हो जाती थी, हालांकि यह उनकी विरासती संपत्तियों पर लागू नहीं होता था। राजपूत राजाओं और प्रमुखों के मामले में उनकी पूर्वजन्म भूमि को उनकी वतन जागीर या वंशानुगत घर माना जाता था, और सम्राट हर नए उत्तराधिकार में मान्यता प्राप्त शासक के अधिकारों की पुष्टि करता था। अकबर की मेवाड़ और उसके शासक के प्रति दृष्टिकोण उसके बदलते राजपूत राज्यों की नीति से उत्पन्न हुआ, जो अपने बहादुर योद्धाओं और किसी भी उठाए गए कारण को अंतिम तक पहुंचाने में उनकी दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे कि R.P. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में उल्लेख किया है, अकबर की राजपूत राज्यों के प्रति नीति का उद्देश्य न तो उन राज्यों को समेटना था और न ही उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करना था। त्रिपाठी के अनुसार अकबर ने इन राज्यों की निष्ठा को नए साम्राज्य संघ में शामिल करने की इच्छा की, जिसका मतलब 4 बातें थीं। पहली, कि शासक साम्राज्य को कर अदा करें। दूसरी, कि वे अपनी विदेशी नीतियों और आपसी युद्ध के माध्यम से विवाद सुलझाने के अधिकार को छोड़ दें। तीसरी, कि जरूरत पड़ने पर साम्राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित सैन्य कोटा भेजें। और अंततः, कि वे अपने आप को साम्राज्य का हिस्सा माने, न कि अलग अलग इकाइयां। अकबर की नीति, जिसमें उन राजपूत राजाओं को स्थानीय स्वायत्तता देना शामिल था जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार की, राजपूत शासकों और उनके परिवार के सदस्यों को मुगल सेवा में शामिल करना और उन्हें मुगल दरबार के उच्चतम सदस्यों के समकक्ष मानना और पूरे साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, ने मुगल राजपूत संबंधों को मजबूत किया। यहाँ यह ध्यान देना प्रासंगिक हो सकता है कि इतिहासकार डॉक्टर A.A. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट खंड 1 में यह राय व्यक्त की है कि अकबर से हिंदू धर्म या हिंदू जीवन शैली को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह सभी वर्गों के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और संवेदनाओं का सम्मान करते थे, विशेष रूप से अपने राजपूत सहयोगियों और अधीनस्थों की। सम्राट और उनके पुत्र के साथ विभिन्न राजपूत राज्यों की राजपूत राजकुमारियों के बीच विवाह संबंध भी एक मजबूत अतिरिक्त बंधन प्रदान करते थे। इन संबंधों का मतलब था कि प्रताप का अकबर की ताकत के खिलाफ खड़ा होना उसके अन्य राजपूत शासकों और प्रमुखों से स्पष्ट साथी सहायता प्राप्त नहीं कर सका, जैसा कि अन्य परिस्थितियों में होता। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।